डर से कांपते अपने मासूम बच्चे को बाहों में समेटी जेस उसे शांत कराने की कोशिश कर रही थी। एक दिमागी बीमारी से जूझ रहे उसके बच्चे टॉमी के साथ न जाने ऐसी कौन सी घटना घटी थी जिससे वो डर के मारे कांप रहा था। जेस एक सिंगल मदर थी जो घर चलाने के लिए वेट्रेस का काम करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी अपने बच्चे और घर की जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई थी। उस दिन जेस बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि टॉमी ने ड्राइंग करते हुए जमीन पर रंग गिरा दिया था, जिसे साफ करते हुए उसके कपड़े भी खराब हो गए थे। तभी उसके घर की डोरबेल बजी। जेस ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं था। ये देख जेस को बड़ा ताज्जुब हुआ। कुछ देर बाद जेस ने एक बड़े से बैग में अपना सामान पैक किया, घर की चाबी ली और कहीं जाने के लिए निकलने लगी। तभी उसे फ्रिज पर एक नोट लगा मिला, जिसे देख जेस को याद आया कि आज तो उसके फ्रेंड ग्रेग ने उसे और टॉमी को अपनी सेल बोट पर घूमने जाने के लिए इनवाइट किया था। उसे देखने के बाद जेस ने अपना सामान गाड़ी में रखा और टॉमी को लेकर निकल गई। इसी दौरान दूसरी ओर ग्रेग अपनी सेल बोट को सफर के लिए तैयार कर रहा था। इतने में ही उसके बाकी दोस्त भी बोट पर आ गए। उसके दोस्तों में डाउनी और सैली मैरिड कपल थे और हेदर सैली की दोस्त थी। वे लोग बातें ही कर रहे थे कि इतने में ही जेस ग्रेग के हेल्पर विक्टर के साथ वहां आ पहुंची। जेस टॉमी के बिना ही वहां आई थी और वो काफी मायूस भी लग रही थी। ये देख ग्रेग ने जेस से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इस पर विक्टर ने जेस को ताना मारते हुए कहा, मुझे तो ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। ये कहता हुआ वो बोट की ओर बढ़ गया। ग्रेग ने जेस से फिर से पूछा, तुम्हारा बेटा टॉमी भी तुम्हारे साथ आने वाला था, वो कहाँ है? पर उस वक्त जेस अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। उसने ग्रेग से बस इतना कहा कि वो सफर पर जाने के लिए तैयार है। जेस का ये बर्ताव अजीब जरूर था, पर ग्रेग ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जेस को बोट पर ले आया। इसके बाद वे सभी समंदर के सफर पर रवाना हो गए। लहरों को चीरती हुई उनकी बोट बीच समंदर की ओर बढ़ी चली जा रही थी। इसी दौरान ग्रेग ने विक्टर से पूछा, जब मैंने जेस से उसका हालचाल पूछा था तो उस वक्त तुम ये क्यों कह रहे थे कि जेस बिल्कुल ठीक नहीं है? इस पर विक्टर ने बताया, जेस तो अपने बेटे टॉमी के साथ आने वाली थी ना, लेकिन उसे अकेले आते हुए देख जब मैंने पूछा कि टॉमी कहाँ है तो वो कुछ देर के लिए अपने आप में ही खो गई, जैसे कि उसे कुछ याद ही ना हो। लेकिन फिर उसने कहा कि वो टॉमी को स्कूल छोड़ आई है, पर आज तो संडे है, भला संडे को कौन सा स्कूल खुला रहता है? इस पर ग्रेग ने कहा, जेस के बेटे टॉमी को कुछ दिमागी डिसेबिलिटीज हैं, इसलिए वो एक स्पेशल स्कूल में जाता है। हो सकता है वो स्कूल संडे को भी खुला रहता हो। अब वे लोग समंदर में काफी दूर निकल आए थे। तेज हवाएं उनकी बोट को सनसनाती गति से आगे बढ़ा रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक एक जगह पर आकर हवा जैसे गायब ही हो गई, जिससे उनकी बोट बीच समंदर में अटक गई। तभी अगले ही पल उन्हें उनसे थोड़ी दूर एक भयंकर समुद्री तूफान नजर आया, जो कड़कड़ाती बिजली अपने अंदर समेटे विशाल लहरों के साथ पूरी रफ्तार से उनकी ही ओर बढ़ रहा था। उस खतरे को देख ग्रेग ने सभी को लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा और कैबिन में आ गया। उसने फौरन कोस्ट गार्ड से संपर्क किया और उन्हें अपने सामने आ रहे तूफान के बारे में बताकर उनसे जल्द से जल्द मदद भेजने को कहा। पर जवाब में कोस्ट गार्ड ने कहा कि उन्हें तो समंदर में ऐसे किसी भी तूफान के संकेत नहीं मिल रहे हैं। ये सुनकर ग्रेग दंग रह गया। उसने दोबारा कोस्ट गार्ड से मदद की गुहार लगाई, लेकिन तभी उसके ट्रांसमीटर ने दूसरी ही फ्रीक्वेंसी पकड़ ली और उसे किसी लड़की की आवाज आने लगी। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई थी और रोती हुई लगातार यही बोले जा रही थी कि मेरी मदद करो, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है, मेरी जान भी खतरे में है, मेरी मदद करो। ये सुनकर ग्रेग ने उस लड़की से पूछा, तुम इस वक्त कहां से बात कर रही हो? लेकिन तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। इतने में ही वो तूफानी लहरें उनकी बोट से टकरा गई, जिससे उनकी बोट पलट गई और वे सभी पानी में डूबने लगे। हालांकि वक्त रहते उन्होंने लाइफ जैकेट पहन लिया था, जिससे वे डूबने से बच गए और तूफान के गुजरते ही जैसे तैसे अपनी पलटी हुई बोट के ऊपर आ गए। लेकिन बदकिस्मती से हेदर ने लाइफ जैकेट पहनने में देरी कर दी थी, जिस कारण वो पानी में डूब गई। हेदर की मौत से वे सभी सदमे में थे, लेकिन अब वे खुद भी बीच समंदर में फंसकर रह गए थे। तभी अचानक उन्हें अपनी ओर आता एक बड़ा पानी का जहाज नजर आया। उसे देख उनकी जान में जान आ गई। तभी उन्होंने देखा कि उस जहाज पर कोई शख्स खड़ा उन्हें ही घूर रहा था, पर ज्यादा दूरी होने के कारण उन्हें उसकी शक्ल दिखाई नहीं दी। वे सभी चिल्लाते हुए उससे मदद मांगने लगे। तभी वो जहाज उनके करीब आ गया, जिसके बाद वे सभी सुरक्षित उस जहाज पर चढ़ गए। जहाज पर आते ही वे जहाज के क्रूज को ढूंढने लगे, पर अजीब बात थी
कि काफी जगहें देखने और काफी आवाजें लगाने के बावजूद भी ना तो उन्हें किसी का जवाब आया और ना ही उन्हें कोई नजर आया। वहीं जेस को वो जहाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। उसने ग्रेग से कहा, न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। इस पर ग्रेग ने कहा, पानी के सारे जहाज बहुत हद तक एक जैसे ही होते हैं, इसलिए तुम्हें यह जहाज जाना पहचाना लग रहा है। इसी दौरान जहाज पर घूमते हुए उन्हें उस जहाज की एक पुरानी तस्वीर नजर आई। तस्वीर में लिखी तारीख से पता चल रहा था कि वो जहाज 77 साल पुराना था। उस तस्वीर के नीचे जहाज का नाम एओलस लिखा था और वहीं जहाज के बारे में कुछ जानकारियां भी लिखी थी, जिसके मुताबिक उस जहाज का नाम ग्रीक गॉड एओलस के नाम पर रखा गया था, जो वायु के देवता थे। एओलस का नाम सुनकर सैली को एओलस और उसके बेटे सिसिफस से जुड़ी एक कहानी याद आई। उस कहानी के मुताबिक एओलस का बेटा सिसिफस एक बहुत ही चालाक राजा था, इतना चालाक कि वो 2 बार मौत के देवता को चकमा देकर मौत से भी बच निकला था। इससे एओलस बड़े क्रोधित हुए और सिसिफस को उसके कर्मों के लिए एक ऐसी सजा दी जिससे वो कभी निकल नहीं सकता था। एओलस ने सिसिफस को एक भारी भरकम चट्टान एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चढ़ाने को कहा। हालांकि सिसिफस को यह सजा ज्यादा मुश्किल नहीं लगी, लेकिन जब भी वो पूरा जोर लगाकर चट्टान को पहाड़ी की चोटी पर ले जाता तो वो चट्टान पहाड़ी के ढलान से लुढ़ककर वापस नीचे आ जाती और सिसिफस को वही सजा फिर दोहरानी पड़ती। इस तरह ईश्वर ने उसे ऐसी सजा से बांध दिया जो इटर्निटी यानी कि अनंत काल तक चलती रहेगी। सैली ये कहानी सुना ही रही थी कि तभी उन्हें पास ही कहीं से कुछ गिरने की आवाज आई। वे लोग जब भागकर उस आवाज की ओर गए तो देखा कि वहां चाबियों का एक गुच्छा पड़ा हुआ था, लेकिन वहां आसपास कोई नहीं था। जेस ने जब उस चाबी के गुच्छे को देखा तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो चाबियां जेस की ही थी। उसमें जेस के बेटे टॉमी की फोटो वाली की चेन भी लगी हुई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जेस की चाबियां वहां कैसे पहुंच गई। इस पर सोच विचार करते हुए वे लोग आगे बढ़ गए। आगे चलकर वे डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। तभी जेस ने देखा कि कोई शख्स हॉल के बाहर छुपकर उन्हें देख रहा है। जेस की उस पर नजर पड़ते ही वो शख्स भाग खड़ा हुआ। उसकी भनक पाकर विक्टर भी फौरन उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर वो शख्स मानो किसी परछाई की तरह गायब हो गया। विक्टर आसपास उसे तलाश करने लगा। इसी दौरान उधर ग्रेग भी जहाज के क्रू मेंबर को ढूंढने निकल गया। जेस भी उसके पीछे गई। वहीं सैली और डाउनी डाइनिंग हॉल में ही रुककर उनके वापस आने का इंतजार करने लगे। उधर ग्रेग और जेस जहाज में भटक रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक कमरे के बाथरूम से आती शॉवर के चलने की आवाज आई। वे जब भागकर उस कमरे में गए तो देखा कि बाथरूम के शीशे पर खून से लिखा हुआ था, थिएटर में जाओ। उसे देख जेस तो बुरी तरह डर गई, पर ग्रेग को लग रहा था कि ये जरूर जहाज के क्रू मेंबर्स की ही हरकत है। वे उनके साथ जरूर कोई प्रैंक कर रहे हैं। ग्रेग उन्हें ढूंढने थिएटर की ओर जाने लगा, लेकिन जेस ने उसे रोकते हुए कहा, ये कोई प्रैंक नहीं है, बल्कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से मुझे डेजा वू हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस जहाज पर हो रही हर एक घटना मेरे साथ पहले भी हो चुकी है। इस पर ग्रेग ने जेस पर भड़कते हुए कहा, अब तुम अपनी ये बेतुकी बातें करना बंद करो। ये सुनकर जेस ग्रेग से नाराज हो गई और वापस डाइनिंग हॉल में आ गई, पर अब डाउनी और सैली वहां नहीं थे। जेस उन्हें आवाज लगा ही रही थी कि तभी विक्टर वहां आ गया। जेस ने देखा कि विक्टर बुरी तरह घायल था। उसके सिर के पीछे एक छेद हो गया था जिस पर से खून की धार बह रही थी। उसे देख जेस घबरा गई। वो जब विक्टर को सहारा देने गई तो अचानक विक्टर ने जेस की गर्दन ही दबोच ली और ये कहता हुआ उसे मारने लगा कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तू ही है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर जेस ने कहा, तुम पागल हो गए हो, भला मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। लेकिन गुस्से से बौखलाया विक्टर उसे मारने पर उतारू हो चुका था। तभी जेस ने अपना बचाव करते हुए उसके सिर के पीछे लगी चोट में अपनी उंगली घुसा दी, जिससे विक्टर ने वहीं दम तोड़ दिया। अगले ही पल जेस को कहीं से गोली चलने की आवाज आई। वो फौरन आवाज की दिशा में भागती हुई थिएटर तक पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि सामने ग्रेग की लाश पड़ी थी और डाउनी और सैली उसे पकड़े रो रहे थे। जेस ग्रेग की मौत के बारे में कुछ भी पूछ पाती उससे पहले ही गुस्से से बौखलाई सैली ने जेस पर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुमने ग्रेग को क्यों मारा? ग्रेग ने मरने से पहले हमें बताया कि उसे गोली मारने वाली तुम ही थी। इस पर जेस ने कहा, लेकिन मैं तो इसके पहले कभी थिएटर में आई ही नहीं, फिर भला मैं ग्रेग को कैसे मार सकती हूँ। ये सुनकर डाउनी ने कहा, अब अपना नाटक बंद करो। जब हम डाइनिंग हॉल में थे तब तुम्ही ने हमें यहाँ थिएटर में आने को कहा था। क्या तुम हमें भी मारना चाहती हो?
इस पर जेस ने भी उनसे चिल्लाते हुए कहा, तुम लोग पागल तो नहीं हो गए हो? मैं तो खुद तुम लोगों को डाइनिंग हॉल में ढूंढने गई थी। मैंने तुम्हें यहाँ आने को कब कहा? जेस ये कह ही रही थी कि तभी थिएटर के ऊपर से एक गोली चली जिसने सैली के सीने को छन्नी कर दिया। वो गोली थिएटर के ऊपर खड़े एक नकाबपोश ने चलाई थी जिसका अगला निशाना जेस और डाउनी थे। वे होश संभाल पाते उससे पहले ही नकाबपोश ने डाउनी को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया और जेस पर भी गोलियां दागने लगा। जेस किसी तरह उसकी गोलियों से बचती बचाती बाहर भाग निकली, पर वो नकाबपोश मौत बनकर जेस का पीछा करने लगा। जेस भागती हुई जहाज के अपर डेक पर आ गई और वहां रखी एक कुल्हाड़ी उठा ली। अब उस नकाबपोश की गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो एक रॉड लेकर जेस को मारने आया, लेकिन जेस ने उस पर कुल्हाड़ी से वार पे वार करके उसे निहत्था कर दिया। वो नकाबपोश जेस के वार से बचता हुआ जहाज के किनारे पर आ गया। जेस ने उससे पूछा, आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों मार रहे हो? इस पर उस नकाबपोश ने कहा, अगर तुम्हें घर लौटना है तो तुम्हें अपने दोस्तों को मारना ही होगा। लेकिन जेस को उसकी इन बातों का मतलब समझ नहीं आया। जेस ने नकाबपोश पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे बचने के चक्कर में वो नकाबपोश समंदर में गिर गया। उससे छुटकारा मिलते ही जेस ने अभी राहत की सांस भरी ही थी कि तभी उसे समंदर से कुछ लोगों के चीखने की आवाजें आई। उसे सुनकर जेस जब जहाज के दूसरे किनारे पर पहुंची तो उसके सामने एक ऐसा विचित्र दृश्य था जिसे देख उसका दिलो दिमाग ही जैसे सुन पड़ गया। उसने देखा कि समंदर में ठीक उन्हीं की तरह एक पलटी हुई बोट मौजूद थी जिस पर उसके सारे दोस्तों के हम शक्ल मौजूद थे और तो और उनके साथ एक दूसरी जेस भी थी। वे सभी जेस को जहाज पर खड़े देख उससे मदद की गुहार लगा रहे थे। हालांकि दूरी ज्यादा होने के कारण उन्हें जेस की शक्ल पहचान नहीं आ रही थी। ये सब देख जेस को वो घटना याद आई जब वो और उसके दोस्त उस पलटी बोट पर खड़े जहाज से मदद मांग रहे थे और उन्हें भी जहाज पर खड़ा एक शख्स नजर आया था। डरी सहमी जेस जहाज के किनारे से दूर हट गई। तभी वो दूसरी जेस और उसके दोस्त जहाज पर चढ़ गए। जेस छुप छुप कर उन्हें देखने लगी। उसने देखा कि वे लोग ठीक उसी तरह जहाज पर किसी की तलाश में भटक रहे थे जैसा कि शुरुआत में जेस और उसके दोस्त भटक रहे थे। आगे चलकर जेस ने दूसरी जेस और ग्रेग की बातें सुनी। वो दूसरी जेस भी जहाज को देख ग्रेग से यही कह रही थी कि उसे डेजा वू हो रहे हैं। लग रहा है जैसे उसके साथ वो सब पहले भी हो चुका है, लेकिन ग्रेग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उसके बाद वे लोग जेस और उसके दोस्तों की तरह ही जहाज की तस्वीर के पास पहुंच गए और वहां एओलस और सिसिफस की कहानी पर चर्चा करने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जेस अपनी बीती घटना अपने सामने रिपीट होते देख रही हो। ये सब देख जेस रोती हुई सिर पकड़कर वहीं बैठ गई। तभी उसका वो चाबियों का गुच्छा जो उसे जहाज पर ही पड़ा मिला था वो नीचे गिर गया। चाबी गिरने की आवाज सुनकर दूसरी जेस और उसके दोस्त उसकी ओर आने लगे। उन्हें देख जेस वहां से भाग खड़ी हुई। फिर आगे की घटना भी बिल्कुल पहले की तरह हुई। जब दूसरी जेस ने चाबियों का वो गुच्छा देखा तो वो दंग रह गई। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वो चाबियां तो उसकी ही हैं। उसमें उसके बेटे की फोटो भी लगी है। उसके बाद वो दूसरी जेस और उसके दोस्त डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। जेस हॉल के बाहर से उन्हें छुपकर देखने लगी। तभी उस दूसरी जेस ने जेस की एक झलक देखी। उसे देखते ही जेस वहां से भाग निकली। उस दूसरी जेस ने अपने दोस्तों को जब बताया कि उसने किसी शख्स को वहां से भागते देखा है तो विक्टर उसे ढूंढने निकल पड़ा। तब तक जेस जहाज के ऊपरी डेक पर आ चुकी थी। तभी जेस को पानी में तैरती हुई डाउनी की लाश नजर आई जिसे सीगल्स नोच नोच के खा रहे थे। ये वही डाउनी था जिसे उस नकाबपोश ने गोली मारी थी। जेस इस सोच में पड़ गई कि आखिर डाउनी की लाश को समंदर में किसने फेंक दिया। तभी विक्टर वहां आ पहुंचा। विक्टर जेस को वहां देखकर चौंक गया। उसने कहा, तुम इतनी जल्दी डाइनिंग हॉल से यहाँ कैसे पहुंच गई? इस पर जेस ने उसे समझाते हुए कहा, डाइनिंग हॉल में जो ग्रेग, डाउनी और सैली हैं, वो सब असली नहीं है बल्कि डुप्लीकेट्स हैं। और तो और वहां मेरी भी एक डुप्लीकेट है। असली ग्रेग, डाउनी और सैली तो मर चुके हैं। लेकिन विक्टर जेस की इन बातों पर यकीन करना तो दूर, उल्टा उसे पागल कहने लगा। इस पर जेस सबूत के तौर पर उसे डाउनी की लाश दिखाने ले गई, लेकिन तब तक डाउनी की लाश समंदर में डूब चुकी थी। विक्टर जेस का मजाक उड़ाता हुआ वहां से जाने लगा। तभी जेस ने उसे रोकते हुए दीवार की ओर धक्का दिया और उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करने लगी। पर उस दीवार पर एक धारदार मोटी कील लगी हुई थी जो विक्टर के गर्दन के पीछे धंस गई। विक्टर ने जब उस कील से अपना सिर निकाला तो उसके सिर के पीछे से खून का जैसे फव्वारा फूट पड़ा। उसे देख जेस डर के मारे वहां से भाग खड़ी हुई। खून से लथपथ विक्टर जेस का पीछा करने लगा।
जेस उससे भागती हुई शिप के सिक्योरिटी लॉकर में आकर छुप गई। तभी उसने देखा कि वहां कुछ पर्चियों के ढेर पड़े हुए थे। उन सारी पर्चियों में बस यही लिखा हुआ था कि जैसे ही वो सब जहाज पर आए उन्हें मार देना। तभी जेस ने गौर किया कि वो हैंडराइटिंग तो उसी की थी। उसने पास ही रखा एक नोटपैड उठाया और उसमें ठीक वही सेंटेंस लिखकर देखा। उन सारी पर्चियों में लिखे सेंटेंस उसकी हैंडराइटिंग से बिल्कुल मैच हो रहे थे। उन पर्चियों के ढेर और अब तक रिपीट हो रही सारी घटनाओं को देखकर जेस को एक बात तो समझ आ गई कि उस शिप पर जो घटनाएं घट रही थी वो सिर्फ इस बार नहीं, पहले भी कई बार हो चुकी थी। जेस एक टाइम लूप में फंस चुकी थी, जहां जब भी उसके सारे दोस्त मर जाते थे तब टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता था और एक नई जेस और उसके सारे दोस्त उस पलटी हुई बोट से वापस जहाज पर आ जाते थे और फिर बार बार एक ही घटना को दोहराते थे। इसी तरह टाइम लूप का ये साइकिल न जाने कितने समय से बार बार चला आ रहा था, जिस कारण वहां इतनी सारी पर्चियों का ढेर जमा हो गया था। तभी जेस ने देखा कि उस कमरे में ठीक उसी तरह की बंदूकें और कपड़े रखे हुए थे जैसा कि उस नकाबपोश ने पहना था। उसे देख जेस को समझ आ गया कि उसने जिस नकाबपोश को मारा था वो कोई और नहीं बल्कि वो खुद जेस ही थी। अब तक हुई इन सारी घटनाओं से जेस का जैसे सिर घूमने लगा। उसके दिमाग में बार बार नकाबपोश की कही बात गूंजने लगी कि अगर तुम्हें घर लौटना है तो तुम्हें अपने दोस्तों को मारना ही होगा। अगर वो जहाज पर आए तो उन्हें मार दो। ये बात उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। एक पल को तो पागलपन में उसने बंदूक उठा ली और नकाबपोश बनकर घर लौटने की चाहत में अपने दोस्तों को मारने के बारे में सोचने लगी। लेकिन फिर जेस ने किसी तरह खुद पर काबू कर लिया। इस बार उसने ठान लिया कि बाकी जेस की तरह वो अपने दोस्तों को नहीं मारेगी, जिससे टाइम लूप का पैटर्न बदल जाएगा और वो अपने दोस्तों के साथ शिप से निकल जाएगी। जेस ने सिक्योरिटी लॉकर से एक बंदूक उठा ली और डाइनिंग हॉल की तरफ चली आई। उसने देखा कि वो नई जेस डाउनी और सैली को ढूंढती हुई डाइनिंग हॉल में आ चुकी थी। इतने में ही जख्मी विक्टर भी वहां आ गया। ये वही घटना थी जब वो नई जेस विक्टर को घायल देख उसकी मदद करने आएगी, लेकिन विक्टर जेस को मारने लगेगा और जेस उसके घाव को कुरेद कर उसे ही मार देगी। पर इस बार वो नई जेस विक्टर के पास जाती उससे पहले ही जेस उनके बीच आ गई और उस नई जेस पर बंदूक तान दी। वो नई जेस अपनी डुप्लीकेट को देख डर के मारे वहां से भाग गई। विक्टर की जान बचाकर जेस को यकीन हो गया कि अब बाकी लोग भी बच जाएंगे, लेकिन इतने में ही उसे थिएटर से गोली चलाने की आवाज आई। जेस विक्टर को एक कोने में बिठाकर फौरन थिएटर पहुंच गई। तभी उसने देखा कि थिएटर में तो एक और नकाबपोश मौजूद था जिसने ग्रेग को मौत के घाट उतार दिया था और अब उसका अगला निशाना सैली थी। उस नकाबपोश ने जैसे ही सैली पर गोली चलाई, जेस ने उसे वहां से धक्का देकर बचा लिया और उस नकाबपोश पर ही गोली दाग दी, लेकिन उसकी गोली नकाबपोश के सिर को छूकर निकल गई और वो लहूलुहान हो गया। मौका पाकर जेस डाउनी और सैली को लेकर वहां से भाग निकली। जेस ने डाउनी और सैली को भी बताया कि वे लोग टाइम लूप में फंसे हुए हैं, लेकिन वे टाइम लूप का पैटर्न बदलकर वहां से निकल सकते हैं। ये बताकर जेस ने उन्हें अपनी बंदूक थमा दी और आगे कहा, मैं विक्टर को लेने जा रही हूँ। हम विक्टर को लेकर शिप से निकल जाएंगे, लेकिन तब तक तुम लोग यहीं रहना और किसी पर भी भरोसा मत करना। अगर कोई भी तुम्हारे पास आए तो उसे शूट कर देना। ये बताकर जेस डाइनिंग हॉल में विक्टर को लेने आई, पर अब विक्टर वहां से गायब हो चुका था। तभी जेस को फर्श पर खून के निशान दिखे जो आगे शिप के किनारे तक गए हुए थे। जेस समझ गई कि किसी ने विक्टर को मारकर उसकी लाश समंदर में फेंक दी है। इसी दौरान जेस को धड़ाधड़ चलती गोलियों की आवाज आई। वो फौरन उस आवाज की दिशा में भागने लगी। वो गोलियां डाउनी ने चलाई थी क्योंकि उसे गलियारे के मोड़ पर किसी के छुपे होने की भनक लग गई थी। वो और कोई नहीं बल्कि वही नकाबपोश कातिल था। वो नकाबपोश समझ चुका था कि जब तक डाउनी के पास बंदूक है वो उसे मारने उसके करीब भी नहीं जा सकता। तभी उस नकाबपोश ने अपना नकाब उतारा। वो नकाबपोश और कोई नहीं, जेस की ही एक और डुप्लीकेट थी। वो नकाबपोश जेस डाउनी और सैली के पास आ गई। डाउनी और सैली उसे ही असली जेस समझ बैठे। नकाबपोश जेस उन्हें लेकर एक कमरे में आ गई। डाउनी नकाबपोश जेस से उन्हें वहां लाने की वजह पूछ ही रहा था कि तभी नकाबपोश जेस ने अपने बैग से एक चाकू निकाला और एक ही वार में डाउनी की गर्दन चीर डाली। ये देख सैली उसे बचाने आई, पर नकाबपोश जेस ने उसके भी पेट पर चाकू भोंक दिया। उसके बाद नकाबपोश जेस डाउनी पर चाकू गोद गोद कर उसे मौत के घाट उतारने लगी। इसी बीच मौका पाकर सैली घिसटती हुई दरवाजे से बाहर निकल आई। सैली और डाउनी की चीख पुकार सुनकर जेस भी वहां पहुंच गई।
पर नकाबपोश जेस से धोखा खा चुकी सैली को जेस से भी खतरा महसूस होने लगा। वो जेस को देख डर के मारे वहां से भागने लगी। सैली भागती हुई जहाज के कम्युनिकेशन रूम में पहुंच गई। वहीं उसने ट्रांसमीटर पर कोस्ट गार्ड से मदद के लिए संपर्क किया और रोते हुए कहा, मेरी मदद करो, उसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया है, वो मुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। तभी दूसरी ओर से आवाज आई, तुम इस वक्त कहां से बात कर रही हो? वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि ग्रेग की ही थी। ये वही घटना थी जब शुरुआत में तूफान उनकी बोट के करीब आ रहा था और ग्रेग मदद के लिए कोस्ट गार्ड से संपर्क कर रहा था। लेकिन तभी उसे एक रोती हुई लड़की की आवाज सुनाई देने लगी थी। वो आवाज असल में सैली की ही थी। इतने में ही जेस को वहां आते देख सैली अपर डेक पर चली गई। जेस भी जब उसका पीछा करती हुई अपर डेक पर पहुंची तो देखा कि उसके सामने ढेरों सैली की लाशें पड़ी थी, जिसे सीगल्स नोच नोच कर खा रहे थे। वे सब भी पेट पर चाकू घोंपे जाने की वजह से ही मरे थे। उन्हीं लाशों के बीच पड़ी सैली अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उन ढेर सारी सैली की लाशों को देखकर जेस समझ गई कि ये घटना भी पहले भी कई बार रिपीट हो चुकी थी। यानी कि उसने टाइम लूप का पैटर्न नहीं बदला था, बल्कि वो अब भी टाइम लूप में ही फंसी हुई थी। तभी जेस को शिप के लोअर डेक से कुछ आवाजें आई। उसने देखा कि लोअर डेक पर उस नई जेस और नकाबपोश जेस, जो अब बेनकाब हो चुकी थी, उनके बीच लड़ाई हो रही थी। जेस ने देखा कि उस नई जेस ने नकाबपोश जेस को एक रॉड से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया और समंदर में फेंक दिया। ये घटना वैसी ही थी जब शुरुआत में जेस ने नकाबपोश को समंदर में गिरा दिया था। हालांकि शुरुआत वाली घटना में जेस ने नकाबपोश को जान से नहीं मारा था, पर इस घटना में नई जेस ने नकाबपोश जेस को जान से मारकर समंदर में फेंक दिया था। इस बार भी वो नकाबपोश जेस जैसे ही समंदर में गिरी, तभी एक नई जेस और उसके सारे दोस्त वापस उस पलटी हुई बोट पर आ गए और फिर से पहले की तरह वही घटना रिपीट होने लगी। जेस इन घटनाओं से तंग आ चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस टाइम लूप से निकले तो निकले कैसे। उसे उसके बेटे टॉमी की फिक्र होने लगी। वो ये सोचकर रोने लगी कि टॉमी इस वक्त किस हाल में होगा। अब उसे किसी भी तरह टॉमी के पास लौटना था। तभी उसे एक आइडिया आया। उसे पता था कि जब भी उसके सारे दोस्त मरते थे तो एक नई जेस और उसके दोस्त दोबारा उस पलटी हुई बोट पर आ जाते थे। जेस ने ठान लिया कि वो इस वक्त जहाज पर मौजूद अपने सारे दोस्तों को मार देगी। उसके बाद जब एक नई जेस और उसके सारे दोस्त उस पलटी हुई बोट पर आएंगे तो वो उन्हें शिप पर आने ही नहीं देगी, बल्कि वो उनके साथ ही पलटी हुई बोट पर चली जाएगी और जहाज से निकलते ही वो टाइम लूप से भी बाहर निकल आएगी। जेस पहले तो उस कमरे में गई जहां नकाबपोश जेस ने डाउनी की हत्या की थी। वहां उसने डाउनी के खून से शीशे पर लिख दिया, थिएटर में जाओ, और उस कमरे का शावर ऑन कर दिया। फिर उसने पुराने डाउनी, ग्रेग और विक्टर की लाश को समंदर में ठिकाने लगा दिया। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद जेस डाइनिंग हॉल में गई और वहां मौजूद नए डाउनी और सैली से कहा, तुम लोग जल्दी थिएटर में जाओ, वहां बाकी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी जल्द ही वहां पहुंचती हूँ। ये कहकर जेस सिक्योरिटी रूम में आ गई। वहां पर उसने शिप वर्कर्स के कपड़े पहन लिए और एक बंदूक उठा ली। उसके बाद उसने एक कपड़े से नकाब बनाकर पहन लिया। अब उसका हुलिया बिल्कुल उस नकाबपोश जेस की तरह हो चुका था। इसका मतलब था कि इस टाइम लूप के अंत में जेस ही हर बार नकाबपोश जेस बन जाती थी और नई जेस और अपने दोस्तों को थिएटर में बुलाकर इसलिए मारती थी ताकि उनके मरने के बाद जब एक नई जेस और उसके दोस्त दोबारा पलटी हुई बोट पर आए तो वो उन्हें बोट पर ही रोक सके और खुद भी उनके साथ चली जाए। लेकिन हर बार होता यूं था कि नकाबपोश जेस सारे लोगों को तो मार देती थी, पर जब वो नई जेस को मारने जाती थी तो नई जेस उसे ही मारकर समंदर में गिरा देती थी, जिससे नकाबपोश जेस का प्लान नाकाम हो जाता था और ये टाइम लूप कभी खत्म नहीं हो पाता था। लेकिन इस बार जेस ने ठान लिया था कि वो उन्हें खत्म करके अपने मकसद में कामयाब जरूर होगी। जेस नकाब पहनकर थिएटर में पहुंच गई, जहां ग्रेग पहले से ही बालकनी में खड़ा था। वहीं डाउनी और सैली नीचे सीट पर बैठे अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे थे। तभी जेस ने ग्रेग पर अपनी बंदूक तान दी, लेकिन ग्रेग ने जेस की सैंडल देखकर उसे पहचान लिया। ग्रेग जेस से कुछ भी कह पाता उससे पहले ही जेस ने उसे गोली मार दी और वो सीधा नीचे डाउनी और सैली के पास गिर पड़ा। ग्रेग ने दम तोड़ने से पहले डाउनी और सैली को बताया कि उसे जेस ने मारा है। इतने में ही हर बार की तरह नई जेस वहां पहुंच गई और उन तीनों के बीच बहस होने लगी। तभी जेस ने डाउनी और सैली को भी मौत के घाट उतार दिया और नई जेस को मारने उसके पीछे लग गई। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी नई जेस ने कुल्हाड़ी उठा ली और जेस पर हमला करके उसे निहत्था कर दिया। जेस उससे बचती हुई जहाज के किनारे पर आ गई
और नई जेस से कहा, अगर तुम घर लौटना चाहती हो तो तुम्हें अपने दोस्तों को मारना ही होगा। इतना सुनते ही नई जेस ने जेस पर कुल्हाड़ी से वार किया, जिससे बचने के चक्कर में वो समंदर में जा गिरी। कुछ समय बाद जेस की जब आंखें खुली तो उसने खुद को समंदर के किनारे पाया। खुद को टाइम लूप से बाहर पाकर जेस की खुशी का ठिकाना ना रहा। वो उठ खड़ी हुई और जैसे तैसे वहां से निकलकर अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने खिड़की से अंदर झांक कर देखा। उसका बेटा टॉमी अंदर बैठा ड्राइंग कर रहा था। अपने बेटे को देख जेस के कलेजे को ठंडक मिल गई। लेकिन तभी जेस को एक आवाज सुनाई दी। वो आवाज एक दूसरी जेस की थी। दरअसल जेस अपने पास्ट में आ चुकी थी। ये वक्त आज ही की सुबह का था, जब जेस ग्रेग की बोट पर जाने के लिए निकलने वाली थी। जेस ने देखा कि हर रोज की तरह वो आज भी अपने बीमार बेटे टॉमी और घर की जिम्मेदारियों के कारण फ्रस्ट्रेशन में थी। इसी फ्रस्ट्रेशन में वो हमेशा टॉमी की छोटी छोटी गलतियों पर उसे मारती पीटती रहती थी। वो बस एक दिन के लिए इन जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती थी। इसलिए उसने ग्रेग के साथ बोट पर समुद्री सफर पर जाने का प्लान किया था। जेस खिड़की से वो सब देख ही रही थी कि तभी टॉमी की नजर जेस पर पड़ गई, जिससे टॉमी चौंक गया और उससे गलती से रंग जमीन पर गिर गया। इतने में ही पास्ट वाली जेस वहां आई और रंग जमीन पर बिखरा देख गुस्से में टॉमी को एक जोर का तमाचा जड़ दिया। टॉमी रोता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। इसके बाद पास्ट वाली जेस टॉमी को बुरा भला कहती हुई जमीन पर फैले रंग को साफ करने लगी। तभी वो रंग उसके कपड़े में लग गया, जिससे वो और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई। ये सब देख बाहर खड़ी जेस को एहसास हुआ कि वो पहले मासूम टॉमी के साथ कितना बुरा सुलूक करती थी। जेस ने ठान लिया कि वो उस पास्ट वाली जेस को ही खत्म कर देगी और टॉमी को लेकर कहीं दूर निकल जाएगी। उसने घर की डोर बेल बजाई और स्टोर रूम की तरफ चली गई। फिर वही हुआ जो कहानी की शुरुआत में हुआ था। डोर बेल की आवाज सुनकर पास्ट वाली जेस बाहर आई, पर बाहर किसी को ना पाकर वो सोच में पड़ गई। लेकिन फिर वो वापस अंदर चली गई। इतने में ही जेस स्टोर रूम से एक हथौड़ा लेकर पीछे के दरवाजे से घर में घुसी और पास्ट वाली जेस को हथौड़े से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। लेकिन तभी टॉमी ने जेस को अपनी मां की हत्या करते हुए देख लिया और सदमे में आ गया। जेस भागकर टॉमी के पास गई और जैसा कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जेस डर से कांप रहे टॉमी को ये कहकर शांत कराने लगी कि वो सब उसका एक बुरा सपना था और वो ही उसकी असली मां है। उसके बाद जेस ने पास्ट वाली जेस की लाश एक बैग में भरकर उसे गाड़ी में रख दिया। फिर जब वो घर की चाबी लेकर बाहर आ रही थी, तभी उसे फ्रिज पर लगा वो नोट मिला, जिसमें लिखा था कि ग्रेग ने उसे बोट पर इनवाइट किया है। उसे पढ़ने के बाद वो टॉमी को लेने गई, जो अब भी डरा हुआ था। जेस उसे गोद में उठाकर बाहर ले आई और उसे कार में लेकर निकल गई। रास्ते में जेस टॉमी को समझा रही थी कि अब वो उसके साथ हमेशा प्यार से रहेगी। तभी उसकी कार से एक पक्षी आ टकराया। जेस ने फौरन कार रोक दी। उसने उस मरे हुए पक्षी को सड़क से उठाकर साइड में फेंक दिया। तभी उसने देखा कि उस जगह पर तो ठीक उसी तरह के कई और पक्षियों की लाशें पड़ी थी। उसे देख जेस को समझ आ गया कि जहाज से आने के बाद भी वो टाइम लूप से बाहर नहीं निकली थी, बल्कि ये सारी घटनाएं भी कई बार रिपीट हो चुकी थी। इसलिए वहां पक्षियों की लाशों का ढेर लगा था। ये समझ आते ही जेस घबराकर वापस कार में आ गई और कार स्टार्ट करके फौरन वहां से निकल गई। तभी कार की विंडशील्ड पर पक्षी का खून देखकर टॉमी रोने लगा। उसे शांत कराने की कोशिश में जेस का ध्यान सड़क से हट गया और उसकी कार सामने से आ रही एक ट्रक से जा टकराई। उस भयंकर एक्सीडेंट में जेस और टॉमी दोनों की ही मौत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात थी, सड़क पर टॉमी के साथ पास्ट वाली जेस की लाश पड़ी थी और उस घटना स्थल से थोड़ी दूरी पर जेस सदमे में खड़ी उन्हें देख रही थी। अपनी और टॉमी की लाश को देख जेस को एहसास हो गया कि वो मर चुकी है और आत्माओं की दुनिया में है। जेस ने टॉमी के साथ बुरा सुलूक किया था और उसकी लापरवाही की वजह से ही टॉमी की जान गई थी। इसलिए उसकी आत्मा को आफ्टर लाइफ में सजा मिल रही थी। जेस को भी वही सजा मिली थी जो एक समय सिसिफस को मिली थी, एक कभी न खत्म होने वाली सजा। जेस एक दिन के लिए टॉमी की जिम्मेदारियों से दूर जाना चाहती थी, इसलिए उसे जहाज पर एहसास कराया जाता था कि वो टॉमी के पास कभी नहीं लौट सकती, ताकि उसे टॉमी की इम्पोर्टेंस समझ आए। फिर जब वो जहाज से बाहर निकलती थी तो उसे दिखाया जाता था कि वो टॉमी के साथ कितना बुरा सुलूक करती थी। साथ ही उसे बार बार टॉमी की मौत दिखाकर तड़पाया जाता था। जेस टॉमी की लाश देख रो रही थी। तभी एक टैक्सी ड्राइवर जेस के पास आया। वो टैक्सी ड्राइवर एक फेरीमैन था जो आत्माओं को उनकी सही जगह पर पहुंचाता था। वो जेस को लेकर उसी सी पोर्ट पर आ गया जहां ग्रेग अपने दोस्तों के साथ समुद्री सफर पर जाने की तैयारी कर रहा था।
तभी उस टैक्सी से निकलते ही जेस अपना सारा पास्ट ही भूल गई। उसे ये तक याद नहीं रहा कि वो मर चुकी है। इतने में ही विक्टर जेस के पास आया और जेस से पूछा, तुम तो यहाँ अपने बेटे के साथ आने वाली थी ना, वो कहाँ है? ये सुनकर जेस कुछ पल के लिए गहरी सोच में डूब गई। उसे टॉमी की मौत के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे बस ये याद था कि इस वक्त टॉमी स्कूल में होता था, इसलिए उसने जवाब दिया, मैं टॉमी को स्कूल छोड़ आई हूँ। इसके बाद जेस और विक्टर ग्रेग की सेल बोट पर पहुंच गए और एक बार फिर समुद्री सफर पर निकल गए, जहां से वो टाइम लूप दोबारा शुरू हो गया और जेस फिर से अपनी वो सजा भुगतने लगी जो उसे इटर्निटी यानी कि अनंत काल तक मिलती रहेगी। दोस्तों, आप में से काफी लोगों का कहना है कि हमारे वीडियोस आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।